गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने संघवाद नामक अध्याय में भारत के संदर्भ में दो स्तरों का वर्णन किया था, एक केंद्रीय स्तर तो दूसरा राज्य स्तर। आज हम भारत में जो तीसरे स्तर की सरकार स्थापित की गई उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यहां तीसरे स्तर की सरकार गठित की गई। भारत के अंदर पहला स्तर केंद्रीय स्तर, उसके बाद राज्य स्तर और उसके बाद तीसरा स्तर यानी कि स्थानीय स्तर। इतने विशाल देश में केवल इन दो स्तरों से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसे अनेक प्रांत हैं जिन प्रांतों की जनसंख्या यूरोप में स्थित स्वतंत्र देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। कुछ देश मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश, हमारे देश का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ये जनसंख्या के हिसाब से रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र राज्य है हमारे देश का, महाराष्ट्र राज्य जनसंख्या के हिसाब से जर्मनी जो यूरोपियन देश है उससे बड़ा है। हरियाणा राज्य है यूरोप में स्थित बेल्जियम देश, जो हमने सत्ता की साझेदारी नामक अध्याय में पढ़ा था कि बेल्जियम में किस प्रकार सत्ता का बंटवारा किया गया था। उस बेल्जियम की जनसंख्या हरियाणा से आधी है। इस हिसाब को देखा जाए तो भारत में तीसरे स्तर अर्थात स्थानीय स्तर, स्थानीय सरकार की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, अनेक जातियों के लोग हैं, अनेक धर्मों के लोग हैं, और भाषा के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के अंदर हमारा देश भाषा ही आधार पर विविधता में सबसे ऊपर है। इसलिए तीसरे स्तर की सरकार की आवश्यकता भारत को पड़ी। अब हम चर्चा करेंगे कि ये तीसरे स्तर की जो सरकार है, जिसको आमतौर पर हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, वो स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसका महत्व क्या है। देखिए, स्थानीय स्वशासन अर्थ, स्थानीय स्थान, स्व माने अपना, शासन मीन शासन, किसी स्थान के लोगों द्वारा उस स्थान का स्वयं शासन चलाना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। तो इसका अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बताना है, कोई भी स्थान है, किसी स्थान के लोगों द्वारा उस स्थान का शासन स्वयं चलाना
ये स्थानीय स्वशासन कहलाता है। इस स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है वो प्राचीन काल से ही हमारे देश में चली आ रही है, लेकिन जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद गांधी जी का एक सपना था ग्राम स्वराज्य। उनकी ये सोच थी कि भारत के हर गांव में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की स्थापना की जाए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। एक समिति गठित की गई और उस समिति का जो नाम है वो है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर 1959 में हमारे देश के एक राज्य राजस्थान में एक जिला है नागौर। उस नागौर जिले में एक गांव है, उस गांव का नाम है बगदरी गांव। उसमें सबसे पहले स्थानीय स्वशासन लागू किया गया, जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। अब पंचायती राज व्यवस्था का क्या अर्थ है? पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ है गांव में, इसमें शहर शामिल नहीं है, गांव के अंदर शासन चलाने की जो व्यवस्था स्थापित की गई है उसे हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। इस व्यवस्था का शहरों से कोई लेना देना नहीं है, शहरों की जो व्यवस्था है वो अलग है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था है, इसका आपने ध्यान रखना है कि और गांव से संबंधित है। जब इसका अर्थ आपसे पूछा जाए तो आपने बताना है गांव के अंदर शासन चलाने की व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। और इस पंचायती राज व्यवस्था को 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में बगदरी गांव में शुरुआत की गई, लागू किया गया। ये व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था भी कही जाती है, क्योंकि इसके अंदर 3 सत्रों पर संस्थाएं स्थापित की गई हैं। नंबर 1 ग्राम स्तर, नंबर 2 खंड स्तर या प्रखंड स्तर, और नंबर 3 जिला स्तर। ग्राम स्तर पर जो स्थानीय संस्था शासन चलाने के लिए स्थापित की गई है उसको कहते हैं हम ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर जो संस्था स्थापित की जाती है उसे कहते हैं हम खंड समिति या पंचायत समिति। जिला स्तर पर जो संस्था स्थापित की जाती है उसका नाम है जिला परिषद। इन स्तरों पर इन संस्थाओं का चुनाव किस प्रकार होता है? क्या योग्यताएं व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए इसका चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि तीनों संस्थाओं का निर्माण जो है वो चुनाव के द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये स्थानीय स्वशासन है, चाहे वो ग्रामीण है चाहे वो शहरी है, उसमें अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है
तो उसकी उम्र जो है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु के आधार पर अगर योग्यता पूछी जाए तो आपने 21 वर्ष बतानी है, 21 वर्ष या इससे अधिक या कम से कम 21 वर्ष। अब ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार से किया जाता है, ये देखिए, ये गांव है और इस गांव को अनेक वार्डों में बांट दिया गया। ये देखिए, अब अलग अलग वार्डों में गांव को बांट दिया गया है। इस गांव में मान लीजिए 24 वार्ड हो गए। अब ये जो वार्ड है, इन वार्डों से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा, जो पंच कहलाता है। फिर पूरा गांव जो है वो एक सरपंच चुनता है। पंच और सरपंच का जो समूह होता है उसको कहते हैं ग्राम पंचायत। दूसरी बात, ग्राम पंचायत के कार्य क्या है? ग्राम पंचायत गांव में विकास के कार्य करवाती है। ग्राम पंचायत गांव में पीने का पानी का प्रबंध करती है। ग्राम पंचायत गांव में गलियों को पक्की करवाती है। ग्राम पंचायत गांव में नालियों की व्यवस्था करती है। ग्राम पंचायत गांव में होने वाले झगड़ों का निपटारा करती है। ये अमूमन आप सभी जानते हैं कि गांव में जो ग्राम पंचायत है वो गांव में क्या क्या कार्य करती है, तो ये कार्य आपने बताने हैं। उसके बाद खंड स्तर, खंड स्तर पर एक संस्था स्थापित की जाती है, पंचायत समिति। और पंचायत समिति का गठन जो है वो देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। अगर हमारे राज्य की बात करें तो पंचायत समिति का जो एरिया होता है यानी कि खंड, उस खंड को अनेक वार्डों में बांट दिया जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र से, उस वार्ड से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उन प्रतिनिधियों का जो समूह होता है वो पंचायत समिति कहलाता है। और पंचायत समिति चुने हुए सदस्य जो होते हैं इसके अंदर वो अपने में से ही अपना एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। ये ग्राम पंचायत के ऊपर होती है पंचायत समिति। इसके बाद जिला परिषद, ये सबसे बड़ी इकाई है पंचायती राज व्यवस्था की। जिला परिषद जिला स्तर पर गठित की जाती है। इसको भी जो है पूरे जिले को अनेक वार्डों में बांट दिया जाता है। हर वार्ड से एक एक प्रतिनिधि मतदाता जो है चुन करके भेजते हैं और उन चुने हुए प्रतिनिधियों का जो समूह है वो जिला परिषद कहलाता है। और इस जिले में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, वो पदेन सदस्य होते हैं। हालांकि वो चुनाव अलग चीज का उन्होंने लड़ा है, लेकिन वो इसके पदेन सदस्य माने जाते हैं। तो ये 3 स्तरों वाली जो व्यवस्था है इसको त्रिस्तरीय व्यवस्था भी कहा जाता है या पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है और ये स्थानीय स्वशासन में शामिल है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, पंचायती राज व्यवस्था के उस अंग का या उस संस्था का नाम बताइए जिसका चुनाव नहीं होता। देखिए, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत समिति का भी चुनाव होता है, जिला परिषद का भी चुनाव होता है, परंतु एक संस्था ऐसी है इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मानी जाती है वो, और उस संस्था का नाम है ग्राम सभा। ग्राम सभा। अब आप देखते हैं कि ये ग्राम सभा हो गई, ये ग्राम पंचायत हो गई,
इसका मतलब ग्राम स्तर पर दो संस्थाएं हो गई, एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का चुनाव गांव के मतदाताओं द्वारा कर दिया गया। अब ग्राम सभा क्या है? देखिए, गांव के अंदर जो मतदाता हैं उनका जो समूह है वो ग्राम सभा है। गांव के अंदर जितने भी मतदाता है उन मतदाताओं का जो समूह है वो ग्राम सभा कहलाता है। कई बच्चे जो है ग्राम सभा का नाम आते ही एग्जाम के अंदर ग्राम पंचायत मान लेते हैं, जबकि ग्राम पंचायत अलग है और ग्राम सभा अलग है। अब इसका सदस्य कौन बन सकता है? चुनाव तो लड़ना नहीं है। इसका सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो। यह संविधान में वर्णित है। जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई वो अपनी वोट बनवाएगा और जैसे ही वोट बनवाएगा उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाएगा और वो ग्राम सभा का सदस्य जो है बन जाएगा। ये ग्राम सभा, ध्यान रहे, ग्राम पंचायत से बड़ी है क्योंकि इसमें गांव के सभी मतदाता शामिल हैं। अब इसके कार्य क्या है ग्राम सभा के? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम सभा किसे कहते हैं, तो उसके कार्य क्या है? नंबर 1 कार्य, जो ये ग्राम सभा है ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करती है, ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है। दूसरी बात, जो ग्राम पंचायत का जो वार्षिक बजट होता है उस वार्षिक बजट को पास करती है। तो वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करती है और पास करवाती है। ये कार्य आपने लिखने हैं और अगर अधिक कार्य पूछे जाएं तो आपने ये बताना है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा की मदद से ही जो गांव में झगड़े होते हैं उन झगड़ों का निपटारा करती है, उसमें ग्राम पंचायत ग्राम सभा की मदद लेती है। आपने देखा होगा गांव के अंदर कभी झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े के अंदर गांव के मोजीज व्यक्ति होते हैं और उन व्यक्तियों को इकट्ठा करके उस झगड़े का निपटारा करने की कोशिश की जाती है, तो वो ग्राम सभा है, ध्यान रहे। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये थी पंचायती राज व्यवस्था। अब हम आपको बताते हैं कि स्थानीय स्वशासन का मैंने एक प्रकार आपको बताया है, पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण स्तर। दूसरा जो स्तर है स्थानीय व्यवस्था का वो देखते हैं। ग्रामीण स्तर पर मैंने आपको बताया पंचायती राज। दूसरा जो प्रकार है स्थानीय स्वशासन का वो है शहरी स्थानीय स्वशासन। गांव को तो शामिल कर लिया पंचायती राज में और जो शहर बच गए उनके लिए अलग से भारतीय संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है। किसी शहर का शासन चलाने के लिए उसी शहर के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उन्हीं का चुनाव किया जाता है। तो देखिए इसमें 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं।
नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। आपकी टेक्स्ट बुक में इन दो का जिक्र है, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पालिका जो छोटे कस्बे होते हैं, छोटे शहर होते हैं, छोटे शहरों में नगर पालिका का गठन किया जाता है, इनका नहीं होता। जो बड़े शहर होते हैं, उन बड़े शहरों में जो अधिक जनसंख्या वाले होते हैं, जिनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पर नगर निगम नामक निकाय की स्थापना की जाती है। ध्यान रहे, हमारा जो हरियाणा राज्य है, उस हरियाणा राज्य के अंदर एक शहर है फरीदाबाद, हरियाणा में। सबसे पहला नगर निगम यहां पर स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में किस शहर में सबसे पहला नगर निगम बना, तो आप बताएंगे फरीदाबाद। और अगर देश लेवल की बात करें पूरे इंडिया की, कि इंडिया के अंदर जिस तरह हमने पंचायती राज व्यवस्था को आपको बताया कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले देश के अंदर कहां पर स्थापित की गई थी, सबसे पहले कहां लागू की गई थी, तो हमने आपको बताया राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में। उसी प्रकार यहां शहर का जिक्र है, तो भारत के अंदर जो शहरी स्थानीय स्वशासन सबसे पहले जो लागू किया गया, और जो उसमें एक निकाय है नगर निगम। नगर निगम जो है सबसे पहले जो बना, वो बना तमिलनाडु के अंदर है, चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की। यहां पर सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी, पूरे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये जो बातें हैं पूछी जाती हैं, नगर पालिका और नगर निगम में अंतर बताइए। दोनों ही नगर से संबंधित है। नगर पालिका छोटे शहरों में होती है, नगर निगम बड़े बड़े शहरों में स्थापित की जाती है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, उसको हम कहते हैं राजनीतिक प्रधान। क्या कहते हैं? राजनीतिक प्रधान। और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है, उसको हम कहते हैं मेयर, या हिंदी में कह लीजिए महापौर। ये आपने जब नगर निगम और नगर पालिका में अंतर पूछा जाए तो ये बातें आपने लिखनी है। तो ये जो टॉपिक था हमारा तीसरे स्तर की सरकार, स्थानीय स्वशासन। इससे आगे चलते हैं हम। ये देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है? एक प्रकार से स्थानीय स्वशासन ही है। हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा तीसरे स्तर पर सरकारें स्थापित की गई, उसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, इन दोनों ने मिलकर के जो सत्ता का बंटवारा है वो तीसरे स्तर की सरकार में कर दिया। उसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला कारण, किसी स्थान की जरूरतों को, किसी स्थान की समस्याओं को उस स्थान पर रहने वाले लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी था।
या स्थानीय स्वशासन जरूरी था। किसी स्थान की समस्याओं का हल उस स्थान पर रहने वाले लोग अच्छी प्रकार से कर सकते। दूसरी बात, सत्ता के विकेंद्रीकरण से शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ती, तो लोगों की शासन में भागीदारी। तीसरा, सत्ता के विकेंद्रीकरण को महिलाओं के लिए बहुत अच्छा माना गया। इससे महिलाओं का शासन में भागीदारी का जो अनुपात है उसको बढ़ाने के लिए भी ये आवश्यक था। एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी था। अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय स्वशासन क्यों जरूरी है, स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व है, या सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, यह क्यों जरूरी था, ये बातें आपने इस प्रकार से एग्जाम में लिखनी है। उसके बाद जो तीसरे स्तर की सरकार गठित की गई, इस तीसरे स्तर की सरकार को प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया। 1992 में 73वां संशोधन किया गया और इस संशोधन के जरिए तीसरे स्तर की सरकार को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ उपाय किए गए। क्या उपाय किए गए, कैसे शक्तिशाली बनाया गया? नंबर 1, 5 साल में चुनाव अनिवार्य कर दिए गए। पहले नहीं थे, 1992 से पहले। दूसरी बात, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। तीसरी बात, संविधान में प्रावधान किया गया कि जो भारत के अंदर SC, ST एंड BC, SC की फुल फॉर्म है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ST शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, BC बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग। इन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए भी स्थानीय स्वशासन में पद जो है वो आरक्षित कर दिए गए। एक स्थानीय संस्थाओं का चुनाव कराने के लिए अलग से स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय शक्तियां, वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया।
5 बातें ऐसी थी जिसने हमारे देश के अंदर तीसरे स्तर पर स्थित जो सरकारें हैं, स्थानीय स्वशासन है, उसको बिल्कुल मजबूत किया गया है, शक्तिशाली और प्रभावशाली बना दिया गया है। और ध्यान रहे, कई बार पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन किस सूची में शामिल है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 3 सूचियों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो ये विषय है स्थानीय स्वशासन का, ये विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? ध्यान रहे, ये विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इन स्थानीय संस्थाओं के पास या पंचायती राज संस्थाओं के पास 29 विषयों पर अधिकार दिया गया है। कितने विषयों पर? 29 विषयों पर। 29 विषय ऐसे हैं जिन पर स्थानीय संस्थाओं को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद हमने पढ़ा भारत के संदर्भ में संघवाद, पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया है। और एक तरफ पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था बेल्जियम, और आज हमने पढ़ा है भारत। बेल्जियम और भारत के बीच में मिलती जुलती विशेषता कौन सी है और अंतर कौन सा है सत्ता के बंटवारे को लेकर के? देखिए, बेल्जियम और भारत की जो मिलती जुलती विशेषता है वो है संघवाद। दोनों देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है और दोनों देशों में साथ लेकर चलने की नीति का उदाहरण है। अब अंतर क्या है? अंतर यह है कि बेल्जियम के अंदर तीसरे स्तर पर जो सरकार स्थापित की गई है वो स्थापित की गई है सामुदायिक सरकार, जो विश्व के अंदर किसी भी देश में नहीं मिलती। और भारत के अंदर जो व्यवस्था स्थापित की गई है वो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था स्थापित की गई है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था भारत के अंदर है वो विश्व के अंदर किसी देश के अंदर नहीं है। लेकिन यहां हम देखते हैं, यहां भारत और बेल्जियम की जो तीसरे स्तर की व्यवस्था है वो मेल नहीं खाती, यह अंतर है। और जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो बेल्जियम और भारत के बीच में मिलती जुलती विशेषता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि भाई बेल्जियम और भारत के बीच में कोई एक मिलती जुलती विशेषता बताओ और एक अंतर बताओ। तो एक मिलती जुलती विशेषता मैंने आपको बताई और अंतर बताया। अब दुनिया के अंदर किसी देश के अंदर अगर अच्छी घटनाएं घटती हैं तो उससे विश्व के अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलती है। और उसी का उदाहरण मैं आपको देता हूं तीसरे स्तर की सरकार के बारे में। एक देश है ब्राजील। उस ब्राजील के अंदर एक शहर है पोर्तो एलेग्रे। ये शहर का नाम है भाई। कहां है ये शहर? ब्राजील के अंदर। सत्ता का विकेंद्रीकरण का यहां पर परीक्षण किया गया है और यहां पर कामयाब भी हुआ है। यह था आज का हमारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित टॉपिक। आज यहां ये टॉपिक अर्थात ये चैप्टर 2 जिसके मैंने 3 पार्ट बनाए हैं
ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।